नमस्कार साथियों, आज से हम मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये पहली क्लास रहेगी। मैं आप सभी के कमेंट देखकर एक बात समझ पाया हूँ कि आप बहुत बेसिक लेवल से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर जो मैथ्स को लेकर एक डर बैठा हुआ है, निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि जिस दिन हमारी मैथ्स की अंतिम क्लास रहेगी, आप कहेंगे कि सर अब तो हम मैथ्स पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो बहुत छोटी बात हो गई। तो बहुत बेसिक लेवल से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे। अगर मैं पटवारी के एग्ज़ाम की बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादा डीपली मैथ आता नहीं है। मैंने पुराने पेपरों का एनालिसिस किया तो मैं समझ पाया कि ज़्यादा डीपली हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन चूंकि अब एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी गैप हो गया है, लगभग 3 से 4 साल बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, तो हो सकता है कि पुराने पेपर की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा लेवल का मैथ यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का मैथ करें। उससे एक फ़ायदा आपको हो होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप केवल एमपी पटवारी नहीं बल्कि एमपीपीएससी मेंस में जो 30 नंबर का मैथ्स जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जहाँ पर 30 में से 30 अंक लाने की प्रबल संभावना होती है, वे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, एमपीएसआई में आप सभी जानते हैं मैथ्स के लिए आप पढ़ता है तो वे भी इसमें कवर हो जाएगा। या व्यापम का कोई भी एग्जाम अगर मेरे पूरे वीडियोस आप देख ले तो 100% ये मानकर चलिए कि आपके 99% क्वेश्चन सही होंगे। अगर मैं सिर्फ मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम की बात करूं तो इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम यानी ये जो कंप्लीट सीरीज रहेगी, ये जो कंप्लीट कोर्स रहेगा मैथ का, इसके बाद मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में 18 से 19 अंक आपके यहाँ पर आ जाएंगे 20 में से। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझते हैं तो 20 में से 20 लाना भी आसान है और हमने टारगेट 20 में से 20 का ही रखा है। हमें मैथ्स में 20 में से 20 लाना है। दूसरी बात ये आती है कि क्या सर आप मैथ्स से ही पढ़ाना चाहते थे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जीएस पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है जीएस में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाना मैं दोनों चाहता हूँ, लेकिन मैथ्स की अपेक्षा ज़्यादा इंटरेस्ट था जीएस के कुछ चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर जो समझाने का जो तरीका है उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कुछ दिनों से देखा कि मैथ्स की ओर मेरा रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैथ्स को पढ़ाया जाए। और आपके कमेंट्स को देखकर मुझे अंदाजा लगा कि यार मैथ्स को लेकर आज भी कितना डर है। तो ये तो मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आपको मैथ्स को लेकर डर है तो इन या इस कोर्स के बाद मैथ्स का डर आपके मन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि इतने जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे कि आप कहेंगे कि सर इतना आसान था मैथ्स, हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं मैथ्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं सिर्फ मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम की बात करूं, अब अगर बात यह आती है कि सर क्या केवल मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम से ही मैथ्स पढ़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। 20 क्वेश्चन मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में आते हैं मैथ्स से। लेकिन अगर आप कंप्लीट जो मैं पढ़ाऊंगा वे पढ़ लेते हैं तो आपका अन्य एग्जाम व्यापम लेवल का हो या अन्य स्टेट का कोई एग्जाम हो जहां पर मैथ्स आता है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। जो जो टॉपिक आते जाएंगे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। बजाय सिलेबस पर डिस्कस करने की अपेक्षा क्यों ना हम शुरू से ही टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करें। इसके लिए पहला काम आपको यह करना है, एक तो आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, मैथ्स के नोट्स बनाते चलना है। दूसरा काम यह करना है, नोट्स बनाया तो इसे आज ही रिवाइज करना है, आज ही पढ़ लेना है। पढ़ लिया आपने, इसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन पुनः एक बार इसे देख लेना है, रिवाइज करना है। अब रिवाइज का मतलब यहां पर अन्य सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि अन्य सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं, नहीं। रिवाइज का मतलब है यहां पर प्रैक्टिस करने से, है ना। यानी ये नहीं है कि सवाल में आपने देखा 2 + 2 तो आप इसे देख करके 2 + 2 4, नहीं। इसे ऐसे करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है, बार बार समझना है क्वेश्चन को और
रजिस्टर में हल कर कर देखना है। समझ गए आप यहां तक? तो नोट्स बनाना है सबसे पहले तो, क्योंकि हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। दूसरा, उसे उसी दिन रिवाइज करना है, उसे अगले दिन रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो ये पढ़ा हुआ है इसे 7 दिन के बाद रिवाइज करना है। 7 डेज, 7 दिन के बाद इसे रिवाइज करना है। 7 दिन के बाद रिवाइज करने के बाद मंथ के एंड में, मंथ का जो एंड रहेगा, आखिरी 1 या 2 दिन रहेंगे, तब एक बार और देखने हैं। कहने का मतलब हर एक टॉपिक आपका कम से कम 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए, और अगर इतना आप कर लेते हैं तो 20 में से 20 आप आसानी से ले आएंगे। दूसरी बात ये आती है कि सर मैथ्स की क्लासेस जो रहेगी, या कह सकते हैं किस समय रहेगी और कितने वीडियोस यहां पर आएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होता है, इस वजह से हो सकता है कि क्लासेस कम रहे, लेकिन हम इसे वैकेंसी के पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अगर आपके सप्ताह के 7 दिन में देखता हूं तो लगभग तय मानिए कि 4 से 5 क्लासेस हमारे सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी, जो कि पर्याप्त रहेगी, ठीक है। यानी सप्ताह में 4 से 5 क्लासेस रहेगी। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जो 2 दिन आपके पास रहेंगे, इन 2 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर मुझे समय मिल गया तो क्लासेस ज्यादा भी हो जाए, लेकिन 4 से 5 क्लासेस आपकी हो जाएगी। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से भी है, तो समस्या यह आई कि सर हम क्या करें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इंग्लिश मीडियम में, यानी बाइलिंगुअल, दोनों चीजें हम एक साथ पढ़ते जाएंगे। तो समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक को। अब बात ये आती है कि आपने हमेशा जब मैथ्स पढ़ना प्रारंभ किया होगा, गणित को पढ़ना प्रारंभ किया होगा, तो गणित पढ़ते समय आपने सबसे पहले पहला टॉपिक पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, है ना। लेकिन नंबर सिस्टम को हम शुरू नहीं करेंगे, यानी जिसका अर्थ होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को शुरू ना करके सबसे पहले हम समझेंगे नंबर्स को, यानी संख्याएं होती क्या है। अगर हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनाने में अगर हम इस नींव को मजबूत कर ले, इस नींव को हम समझ जाए कि यार इसे कैसे मजबूत करना है, तो हमारे लिए बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान होगा और इसमें मजबूती भी ज्यादा रहेगी। तो जो ये नींव है, ये नींव का काम करेंगे ये नंबर्स। नंबर्स का मतलब है संख्या, यानी जो छोटे छोटे बेसिक है उन्हें हमें पहले कंप्लीट करना है। और अगर मैं लिख रहा हूं तो आप अगर नोट्स बना रहे तो ऐसा नहीं कि नोट्स डायरेक्ट आपने बनाना शुरू कर दिया, नहीं। चूंकि आपने मैथ से पहले पढ़ा नहीं है, मैथ का एक डर है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। शुरू करते हैं हम। पहला, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस समझने के लिए है, लेकिन इसे समझना इतना जरूरी है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसमें 100% इन चीजों का उपयोग जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, इसका मतलब? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो बात यह आती है सबसे पहले कि सर संख्याएं होती क्या है, संख्याओं के क्या क्या प्रकार है। आप सभी ने सुना तो होगा कि संख्याओं का मतलब होता है नंबर्स, लेकिन सर ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं होती क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में, है ना। नंबर्स जिसे आप लिख सकते हैं संख्याएं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं संख्या। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता चलूंगा ताकि आपको समस्या ना आए। तो नंबर्स का मतलब होता है संख्या या संख्याएं। यहां तक क्लियर है? अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, चिंता नहीं करना है, अभी हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ। हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि जब चीजें अनजान रहती है ना तो समस्याएं बहुत आती है। जैसे जैसे रूबरू होते जाते हैं, ये ठीक वैसे समझिए आप कि कभी किसी ऐसे दोस्त से
मित्रता हुई होगी। मित्रता के पहले तो वो आपसे अपरिचित था, आप कहीं बाहर गए, किसी से मित्रता हुई, तो उसके पहले तो वह अपरिचित था। धीरे धीरे आप मिलने लगे, बात करने लगे, धीरे धीरे इतने परिचित हो गए कि आपको कभी लगता ही नहीं कि आप उससे अपरिचित थे, आप उससे कभी मिले नहीं। ठीक ऐसा ही इसमें होना है। क्योंकि आप मैथ्स को पहले सही से पढ़े नहीं, तो अब आपको लगेगा यार ये चीजें क्या है। धीरे धीरे आप 2-3 वीडियो देखेंगे, यकीन मानिए आपको बड़ा सरल लगेगा मैथ्स पढ़ना। तो सबसे पहले सर बात आती है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संख्याएं 3 प्रकार की होती है। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमने क्या देखा, नंबर्स का मतलब है संख्याएं। जो संख्याएं होती है ना, संख्याएं होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अभी हम समझेंगे कौन सी संख्या है। तीसरी है मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या या मिश्रित संख्याएं। तो नंबर्स या संख्याएं 3 प्रकार की हैं। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी हो गई काल्पनिक संख्या और तीसरी है मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं हम? रियल नंबर। काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। और अगर मैं बात करूं मिश्रित संख्या को, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड नंबर। ठीक है, अब समझिए, वास्तविक संख्या का मतलब है जो रियल है। रियल का मतलब क्या? आपने कभी एक स्केल पढ़ा होगा जिससे ये हो गया 0। चलिए मैं यहां पर समझा देता हूं। ये हो गया 0। 0 के जब आप इधर की ओर आते हैं तो इधर की ओर संख्याएं प्लस में होती है, जैसे कि +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो अनंत तक। ठीक है, ठीक ऐसे ही 0 से इधर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इधर की ओर संख्याएं माइनस में होती है, +1, -2, -3, -4 और माइनस अनंत। समझिए, अभी घबराना नहीं है, हम समझेंगे। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि 0 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या और 0 से लेकर माइनस अनंत तक की संख्या, ये सभी चीजें शामिल होती है वास्तविक संख्या के अंदर। अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब है जिसका कभी अंत ही नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपने कहा 40, 42, 66, 68, कुछ भी आपने एक अंक लिखा, तो क्या इसके बाद संख्या खत्म हो गई? क्या इसके बाद अगली संख्या नहीं आएगी? तो स्वाभाविक सी बात है, संख्या आएगी। तो किसी ने मान लेते हैं ये 8 अंक लिखे, तो किसी ने 15 अंक की संख्या लिख दी, तो क्या उसके बाद नहीं आएगी? इसका मतलब ये है कि कोई कितना ही बड़ा अंक सोच ले, इसके बाद भी एक अंक होगा, इसके बाद भी संख्याएं होगी। कहने का मतलब यह है कि अनंत तक संख्याएं होंगी, इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब होता है अनंत। समझ रहे हो आप? यानी 0 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं, जैसे कि +4, कोई पूछ ले कि +4 वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी संख्या यानी काल्पनिक संख्या है या मिश्रित संख्या, तो अब आप क्या समझे कि +4 होती है वास्तविक संख्या। समझ गए आप? तो मैं यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझा देता हूं। आप चाहे तो इसको यहां पर बना सकते हैं आपके लिए। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, बाद में समस्या आएगी। तो 0 से लेकर प्लस अनंत और 0 से लेकर माइनस अनंत तक की संख्याएं होती है वास्तविक संख्याएं। यहां तक क्लियर है? 0 भी एक इसी में शामिल होता है। इसके बाद आते हैं काल्पनिक संख्या का, इमेजिनरी नंबर। आपने एक शब्द सुना होगा आयोटा, अगर नहीं सुना है तो आप देखिए, आयोटा। जैसे कि
अंडर रूट माइनस टू। तो अंडर रूट माइनस टू ये है एक काल्पनिक संख्या। क्या ये वास्तव में कोई संख्या है? नहीं, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, या इसे ही कहते हैं आयोटा। ठीक है, कहने का मतलब ये काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी, जहां पर स्वाभाविक सा बात है उसके शब्द से ही चीजें स्पष्ट हो रही है कि काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है मिक्स्ड संख्या के ऊपर। मिक्स्ड संख्या का सीधा सा तात्पर्य है कि इसमें वास्तविक संख्या भी रहेगी और काल्पनिक संख्या भी रहेगी। जैसे कि हमने लिख दिया 4, तो 4 क्या हो गया? एक वास्तविक संख्या प्लस अंडर रूट माइनस टू, तो ये क्या हो गई? मिश्रित संख्या। यहां तक क्लियर है? एक बार और मैं बतलाता हूं कि संख्याएं होती है 3 प्रकार की, यानी नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर। 3 प्रकार हो गए। वास्तविक संख्या का मतलब है 0 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या, जो भी आप सोच सकते हैं, या माइनस अनंत तक की संख्या, जो भी सोच सकते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे एक बार मैं समझाने के लिए आपको कहता हूं, 422 ये वास्तविक संख्या या इमेजिनरी संख्या? तो ये है वास्तविक संख्या। मैं लिखा -422 ये वास्तविक है या इमेजिनरी? तो ये भी वास्तविक संख्या है। मैंने लिख दिया अंडर रूट -4 ये वास्तविक है या इमेजिनरी? तो इमेजिनरी। मैंने इसके आगे लिख दिया 5 माइनस अंडर रूट -4, तो ये हो गई मिक्स्ड संख्या यानी मिश्रित संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या और 0 से लेकर माइनस अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यहां पर आयोटा ये वाली चीज हो गई इमेजिनरी नंबर, और जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं दोनों समाहित हो उसे कहते हैं मिश्रित संख्या। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हुई होगी। और अभी भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, मैं प्रयास करूंगा वो चीजें समझा दूं। दूसरी बात ये, अभी अगर आपको थोड़ा सा समझने में समस्या आ रही है तो इसमें ना तो आपकी गलती है, और जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि मेरी भी गलती नहीं है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं। ये थोड़ा सा क्या है, आपने कभी मैथ को पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। धीरे धीरे 2-3 वीडियो के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अब ये जो नंबर से है, इसमें हमारे काम की कौन सी संख्या है? तो जो हमारे काम की संख्या है वे है वास्तविक संख्या। तो फिर आप कहेंगे सर फिर आपने ये दोनों क्यों बताई? दोनों बताई आपके थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। वास्तविक संख्या हमारे काम की संख्या है। व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, इसके साथ ही एमपीपीएससी के एग्जाम की बात करें, अन्य स्टेट के किसी एग्जाम की बात करें, वहां पर अधिकतम क्वेश्चन वास्तविक संख्या से आते हैं। ये दोनों का प्रयोग आप अधिकतर देखेंगे, जैसे आईआईटी, जेईई, ये जो बड़े एग्जाम होते हैं वहां पर इनका प्रयोग होता है। तो यहां तक क्लियर है? आगे की ओर बढ़े। अब हम देखेंगे ये जो वास्तविक संख्या है, यानी ये जो रियल नंबर है, इन रियल नंबर के प्रकार को, चीजों को आप नोट करते चलिए ताकि आपके लिए समस्या ना आए। तो हमें इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना, यानी काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़ना, हमें मिक्स्ड नंबर यानी कि मिश्रित संख्या को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है रियल नंबर को यानी वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या, ये इसे कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर देखिए, ये जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या भी 2 चीजों में बटी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा 40 और मैंने लिखा 3.42, तो क्या इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? अंतर यह है कि यहां पर है दशमलव और यहां पर दशमलव नहीं है। बस ये दोनों जो प्रकार है यही प्रकार होते हैं वास्तविक संख्या के। कहने का मतलब ये, वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है। पहला प्रकार है पूर्णांक और दूसरा है दशमलव।
तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक जो संख्याएं होती है इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। क्लियर है? और दशमलव को कहते हैं डेसिमल। यहां तक क्लियर है आपको चीजें? एक बार और समझिए। वास्तविक संख्या या रियल नंबर जो हमने पहला भाग देखा था संख्या का, इसके दो प्रकार, पहला पूर्णांक संख्याएं और दूसरा है दशमलव। तो अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या को समझने के बाद में समझेंगे दशमलव संख्या को। तो अभी आप दशमलव संख्या को छोड़ दीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए पूर्णांक संख्या को।